क्लास 11th। आई होप आप सारे स्टूडेंट्स अच्छे होंगे। देखो क्लास 11th हमने चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड कंप्लीट कर लिया था एनसीईआरटी का। अब यहाँ ये जो नोट्स हैं, ये हैंड रिटन नोट्स हैं, ये मैंने खुद से प्रिपेयर करे हैं और ये सारे नोट्स कवर करते हैं एनसीईआरटी के चैप्टर 1 को, द लिविंग वर्ल्ड को। ठीक है, ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के हैं, तो एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एनसीईआरटी का बचा नहीं है। इस चैप्टर से बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, आई एम डैम श्योर। ओके, जो भी डायग्राम वगैरह कुछ भी है, टेबल वगैरह, वो सब इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको इसके बाहर से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर योर एग्जाम्स, राइट। इवन फॉर नीट एग्जाम्स आपको इससे बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। सारे एग्जाम्पल्स वगैरह, सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें इंक्लूडेड है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट डाउन कर लें, ठीक है, और या फिर अपने पास रख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ये आप हमेशा अपने पास रख सकते हैं, कभी भी रीड आउट कर सकते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, देखो क्लास मैंने इसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी डाला है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के बिना थोड़ा सा 11th क्लास 10th के एकदम से लेवल अप होता है 11th क्लास का इन कंपैरिजन टू 10th क्लास। तो इस वजह से थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसमें बहुत ज़रूरी था, जो सीबीएसई बोर्ड ने डिलीट कर दिया है। देखो सीबीएसई बोर्ड ने ये यहाँ से ये जो पोर्शन बोर्ड एग्जाम के लिए यहाँ तक ये डिलीट कर दिया, यहाँ तक। ठीक है, एक एक पेज की बात है बस, लेकिन मैंने इसमें इसलिए इंक्लूड करा है ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि हम पढ़ क्या रहे हैं या हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, जो भी है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इंट्रोडक्शन इंक्लूड करा है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, राइट। हाँ जी क्लास। तो देखो जब हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, राइट। और जब कैरेक्टरिस्टिक्स आती है तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आती है, ग्रोथ। कि भी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होगा वो ग्रो करेगा। लेकिन देखो आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स हैं वो लाइफ टाइम ग्रो करते हैं और एनिमल्स केवल सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं। ठीक है, तो एनिमल्स में ग्रोथ कहाँ से होती है, एनिमल्स और प्लांट्स में वो इनसाइड ग्रोथ होती है। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन सरफेस। जैसे माउंटेन है, ये इतना है, इस पे जब कई हजार साल तक ये सॉइल डिपॉजिट होती रहेगी तो इसका साइज इतना हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ग्रो करते हैं बाय एक्यूमुलेशन मटेरियल ऑन सरफेस, यानी कि इनमें ग्रोथ होती है लेकिन फ्रॉम आउटसाइड। लेकिन ग्रोथ किस में मानी जाती है, फ्रॉम इनसाइड। अब देखो कहीं ना कहीं ये भी बढ़ रहे हैं, ये भी बढ़ रहे हैं, तो ग्रोथ एक फीचर हो सकता है, देखो एक प्रॉपर्टी हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। क्लियर। अब ऐसे ही दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब जैसे कि रिप्रोडक्शन में फंजाई रिप्रोड्यूस करती है स्पोर से, और कुछ कुछ में होता है फ्रेगमेंटेशन। 10th क्लास में पढ़ा होगा। ईस्टर्न हाइड्रा में क्या होता है, बडिंग होती है। प्लेनेरिया में रिजनरेशन होता है। ठीक है, और जो यूनिसेलुलर सेल्स है वो एक सेल से 2 सेल या एक सेल से मैनी सेल्स डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, वही अगर लेकिन अब इसके भी एक एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि जो म्यूल्स होते हैं, ठीक है, जो हिजड़े होते हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। स्टेराइल्स होते हैं जिनमें एग या स्पर्म ठीक से नहीं बन पाते, वो ऑर्गेनिजम्स वो नहीं कर पाते हैं अच्छे से, मतलब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या जिनमें कोई डाउन सिंड्रोम है या कोई डिसऑर्डर होता है, वो ठीक से क्या नहीं कर पाते, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। वर्कर बीज है, हनी बीज में वर्कर बीज क्या करती है, रिप्रोड्यूस नहीं करती हैं। लेकिन क्या इसका मतलब ये नहीं है कि वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रही हैं। ऐसी इनफर्टाइल ह्यूमन कपल भी लिविंग है लेकिन रिप्रोडक्शन नहीं कर रहे। तो रिप्रोडक्शन एक क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन ये नॉट एन ऑन इंक्लूसिव डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है ये, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं लेकिन वो है तो लिविंग। ठीक है, हम इसको एक कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं लेकिन डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसको नहीं मानेंगे। आगे चलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, दैट इज मेटाबॉलिज्म। अब अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें कि मेटाबॉलिज्म क्या है, सम ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस, जिसमें कि एनाबॉलिक रिएक्शंस आती है और दूसरी कैटाबॉलिक रिएक्शंस आती है। एनाबॉलिक में दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और कैटाबॉलिक में एक प्रोडक्ट टूट के दो रिएक्टेंट्स बनते हैं। ठीक है, यानी कैटाबॉलिक में टूटती हैं रिएक्शंस और एनाबॉलिक में दो चीजों से बनती है। ठीक है, अब देखो इसमें आगे क्या लिखे, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। सारे ऑर्गेनिजम्स किससे बने हैं, केमिकल्स से बने हैं। क्लियर, सारे ऑर्गेनिजम्स केमिकल से बने हैं।
और ये केमिकल्स क्या होते हैं, मेड एंड चेंज इनटू अदर बायोमोलिक्यूल्स, और ये केमिकल्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं और बनते रहते हैं अदर बायोमोलिक्यूल्स में, जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं कि केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, अब देखो इन्होंने आगे क्या लिखा है कि मेटाबॉलिज्म इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शन, यानी कि सिर्फ एक मेटाबॉलिज्म जो है वो ना तो ग्रोथ है ना ही रिप्रोडक्शन है, ये बस कैरेक्टरिस्टिक्स है ग्रोथ रिप्रोडक्शन, लेकिन डिफाइनिंग फीचर क्या है, मेटाबॉलिज्म। अब इन्होंने ऐसे क्यों कहा है, क्योंकि आइसोलेटेड इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शंस आर नॉट लिविंग थिंग्स। अगर हम लैब में कोई भी इन विट्रो मेटाबॉलिक रिएक्शन करते हैं तो वो लिविंग नहीं है, लेकिन श्योरली लिविंग रिएक्शंस, लेकिन कहीं ना कहीं लिविंग रिएक्शंस है, एक मॉलिक्यूल से दूसरा दूसरा मॉलिक्यूल बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं एट द एंड कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि डिफाइनिंग फीचर है, यानी कि मेटाबॉलिज्म डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, या सेलुलर लाइफ फॉर्म सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट आता है नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, दैट इज कॉन्शियसनेस। देखो क्लास, अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें तो सारे ऑर्गेनिजम्स क्या है, वो अपने सराउंडिंग से अवेयर है। ठीक है, वी सेंस अवर एनवायरमेंट थ्रू आवर सेंस ऑर्गन्स, हम सेंस कर सकते हैं एनवायरमेंट को अपने सेंस ऑर्गन से, एनवायरमेंट को जैसे कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, जो और एक्सटर्नल स्टिमुलाई कैसे हो सकती है, फिजिकल भी हो सकती है, केमिकल भी हो सकती है, बायोलॉजिकल भी हो सकती है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, थ्रू सेंस ऑर्गन्स, कैसे सेंस कर सकते हैं हम ये स्टिमुलाई को, या रिस्पॉन्ड कर सकते हैं थ्रू सेंस ऑर्गन्स। ठीक है, तो हम पहले सेंस करेंगे एक्सटर्नल स्टिमुलाई के अपने सेंस ऑर्गन से, फिर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि सारे ऑर्गेनिजम्स अपनी सराउंडिंग से अवेयर है। ठीक है, और लेकिन ह्यूमन बीइंग एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है हु इज अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस। ह्यूमन बीइंग में क्या है, सेल्फ कॉन्शियसनेस है। ठीक है, तो कॉन्शियसनेस भी क्या होगी, कॉन्शियसनेस इज अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो देखो, ना तो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन ये दोनों डिफाइनिंग प्रॉपर्टी थी, नहीं, ये सिर्फ क्या थी, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये दोनों जो प्रॉपर्टी थी ये क्या थी, सिर्फ करेक्टरिस्टिक्स थी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लेकिन डिफाइनिंग नहीं थी, क्योंकि इनमें एक्सेप्शंस थे। लेकिन कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म यानी कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सेल्फ रेप्लिकेटिंग, सेल्फ रेप्लिकेट करते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स, इवॉल्व करते हैं, सेल्फ रेगुलेटिंग मतलब अपने बॉडी सिस्टम को खुद से रेगुलेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, इंटरेक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग एक्सटर्नल स्टिमुलाई, जो हमने अभी पढ़ा कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसमें सारे क्या हो गए, इसमें कॉन्शियसनेस भी आ गई है, इसमें कॉन्शियसनेस भी आ गई प्लस मेटाबॉलिज्म भी आ गई, तो डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है इसमें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर लिंक्ड टू वन अदर बाय शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल। देखो, एक जो चिल्ड्रन है या ऑफस्प्रिंग है, उसमें मदर प्लस फादर का डीएनए आया है, मदर फादर का डीएनए आया होगा, राइट। तो कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से लिंक है, ठीक है, बाय कॉमन जेनेटिक मटेरियल, बट टू वेराइंग डिग्री, बट टू वेराइंग डिग्री का मतलब क्लास, लेकिन कुछ डिग्री तक, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर उसके बाद क्या होता है, थोड़े बहुत एक एक आध परसेंट या 0.001% उसमें चेंजेस आने के चांसेस होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, अगर हम बात करते हैं तो। ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में थोड़े कम चेंजेस होते हैं, सेक्सुअल में थोड़े ज्यादा चेंजेस आने के चांसेस होते हैं, राइट। अब देखो 11th क्लास का जो सिलेबस स्टार्ट है बोर्ड सॉरी आपका जो 11th क्लास स्कूल में जो सिलेबस स्टार्ट है वो है यहाँ से, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ेंगे और समझेंगे। वैसे तो आपने समझा हुआ है, ठीक है, ये एक तरह का रिवीजन हो रहा है आपका, ध्यान से समझिएगा। देखो, ईच डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स दैट यू सी रिप्रेजेंट ए स्पीशीज, हर एक, चाहे तुम डॉग को देख रहे हो, चाहे तुम कैट को देख रहे हो, ठीक है, चाहे तुम रैट को देख रहे हो, ये हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी स्पीशीज को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अपनी स्पीशीज को, अगर 4 रैट हो, 4-5 रैट हो, फिर भी आप क्या कहेंगे, ये एक स्पीशीज है, ये दूसरी स्पीशीज है, तीसरी स्पीशीज है। ठीक है, तो हर एक ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपनी स्पीशीज को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसको भी हम देखते हैं। ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक है, आगे देखते हैं। हम्म
द नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब रेंज बिटवीन 1.7 से 1.8 मिलियन। अभी तक जो हमने स्पीशीज को जाना है कि कितनी स्पीशीज हैं इस अर्थ पे और कितनी को हमने डिस्क्राइब किया है, तो उनकी रेंज लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन है, और इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। अगर आपको एग्जाम में आए कि डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, तो आप लिखेंगे द वेराइटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन दिस अर्थ, राइट। आई होप आई एम क्लियर इनफ। आगे चलते हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मैंने बताया था कि हम एक ही कि एक ऑर्गेनिज्म का जो एक नाम एक एरिया में जरूरी नहीं है वो हर एरिया में सेम नाम हो। इसलिए इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमने क्या रखा, उसका एक स्टैंडर्ड नेम रखा जो पूरे वर्ल्ड में उसी नाम से जाना जाएगा वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जैसे आम का एग्जाम्पल दिया था मैंने पिछले लेसन में एनसीईआरटी टॉपिक्स में, कि मैंगो को कहीं आम बोला जाता है, कहीं मैंगो बोला जाता है, कहीं कुछ और बोला जाता है। लेकिन हमें ऐसा नाम चाहिए था ताकि कंफ्यूजन ना हो, कोई बाहर से किसी कंट्री से आए और उसे कंफ्यूजन हो कि ये वाला ऑर्गेनिज्म कौन सा है, ये वाला प्लांट कौन सा है, तो उसे कंफ्यूजन ना हो। इसीलिए क्या है, जो साइंटिस्ट हैं या बायोलॉजिस्ट हैं, जो स्टैंडर्ड या फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, वो सेम वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, और उसी नाम को ही पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है उस ऑर्गेनिज्म पे। ठीक है, तो पढ़ते हैं नॉमेनक्लेचर। अब सबसे पहले देखते हैं नॉमेनक्लेचर क्या है। टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन बाय सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड इज इज कॉल्ड नॉमेनक्लेचर। लिविंग ऑर्गेनिज्म के नेम को स्टैंडर्डाइज करना है ताकि वो ऑर्गेनिज्म एक ही नाम से जाना जाए पूरे वर्ल्ड में, दैट इज नोमेनक्लेचर। अब ये कैसे पॉसिबल था? व्हेन ऑर्गेनिज्म इज डिस्क्राइब्ड करेक्टली, जब हमने जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया है या हमें जो दिखा है कोई ऑर्गेनिज्म, उसको हम अच्छे से डिस्क्राइब करें और ये लिंक करें कि ये ऑर्गेनिज्म कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म से लिंक करता है जिसको हम जानते हैं, और इसका नेम किस ऑर्गेनिज्म के नाम से लगभग अटैच हो सकता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। उसके कैरेक्टरिस्टिक से हम आइडेंटिफाई करते हैं, राइट। अब देखो इसमें आगे क्या लिखा है। आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। किसी भी नई प्लांट का जो हमने नई स्पीशीज आइडेंटिफाई करी है, उसको अगर नाम देना है, साइंटिफिक नेम देना है, तो वो किसके ऊपर बेस्ड होगा? किस वो प्रिंसिपल्स पर या क्राइटेरिया पर बेस्ड होगा, किसके? आईसीबीएन के। जितने भी प्लांट्स होंगे उनको नाम दिया जाएगा आईसीबीएन के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, राइट। ऐसे ही सेम आईसीजेडएन, इस जितने भी एनिमल्स होंगे, जो कोई नया एनिमल अगर निकल के आया या किसी ने खोज करी है नए एनिमल की, तो उसका जो साइंटिफिक नेम रखा जाएगा वो रखा जाएगा ऑन द बेस्ड ऑन द एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाय आईसीजेडएन। ठीक है, यानी बाय एनिमल टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं इसमें, राइट। आगे हम बात करते हैं साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम को हम एक और नाम से जानते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम भी बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिक नेम इंश्योर करता है कि ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम इन दिस वर्ल्ड। ये इंश्योर करता है, यानी कि साइंटिफिक नेम देने का मतलब है कि बस ये इंश्योर करता है कि इस ऑर्गेनिज्म का बस यही नाम है पूरी दुनिया में। ठीक है, एक ही नाम है जिससे पूरी दुनिया इस ऑर्गेनिज्म को इस नाम से जानेगी, और इसके अलावा ये नाम किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं रखा जाएगा, राइट। अब साइंटिफिक नेम के दो कंपोनेंट है। कौन-कौन से? जेनेरिक नेम, स्पेसिफिक एपिथेट। इसको क्या बोला जाता है? इसको जीनस भी बोलते हैं और इसको स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं क्या? बायनोमियल नोमेनक्लेचर। ये किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने। बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइंटिफिक नेम जो है वो बायनोमियल है, और ये बायनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? कार्लस लीनियस ने दिया था। ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिवर्सल रूल्स क्या है नोमेनक्लेचर के? ठीक है, तो यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर क्या है कि ये सबसे पहला रूल है कि बायोलॉजिकल नेम या साइंटिफिक नेम्स आर इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक्स। ये साइंटिफिक नेम्स जो हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होंगे और इटैलिक्स में लिखे हुए होंगे, राइट। दूसरा रूल क्या है कि जो पहला वर्ड है वो जीनस होगा और सेकंड वर्ड क्या होगा? स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज होगा, राइट। थर्ड रूल क्या है कि अगर हम उसको हैंड रिटन लिखते हैं, तो अगर हम सेपरेटली, तो उसको अंडरलाइन करना पड़ेगा, लेकिन सेपरेटली, टू इंडिकेट लैटिन ऑरिजिन। लैटिन ऑरिजिन को शो करने के लिए उस नेम को सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा। फोर्थ क्या है कि जो जीनस है वो स्टार्ट होगा कैपिटल लेटर से और स्पीशीज स्टार्ट होगा स्मॉल लेटर से। ठीक है, फिफ्थ क्या है कि अगर ऑथर नेम भी लिखना है, ठीक है, यूनिवर्सल रूल्स एंड रेगुलेशंस में या नोमेनक्लेचर में लिखा जाता है कि अगर किस ऑथर ने उस स्पीशीज को डिस्क्राइब किया है, ठीक है, उसका नाम लिखना है किसके साथ? प्लांट के साइंटिफिक नेम के साथ। तो कैसे लिखेंगे? आफ्टर स्पेसिफिक एपिथेट या स्पीशीज एंड इन एब्रीवेटेड फॉर्म। एब्रीवेटेड फॉर्म में होगा, देखो
यहाँ पर बहुत अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैग्नीफेरा इंडिका हैंड रिटन है तो इसलिए सेपरेटली अंडरलाइन है। जीनस है, स्टार्ट किससे, कैपिटल लेटर से। स्पीशीज है, स्मॉल लेटर से स्टार्ट है, स्मॉल नहीं पूरा लिखा हुआ है। ये जीनस हो गई, ये स्पीशीज हो गई। अब आगे साइंटिफिक नेम में क्या है, साइंटिस्ट का नेम है, तो ये एब्रिड कार्लस लिनियस ने दिए डिस्क्राइब करी थी ये स्पीशीज। इंडिकेट दैट दिस स्पीशीज वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय कार्लस लिनियस, तो इसका नाम रखा है प्लांट के बाद, साइंटिफिक नेम के बाद कैपिटल से स्टार्ट है और एब्रीवेटेड फॉर्म में है। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर इनफ। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन का मतलब है हायरार्की ऑफ स्टेप्स। हायरार्की मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस, ठीक है, प्रॉपर सीक्वेंस हो, दैट इज हायरार्की ऑफ स्टेप्स, दैट इज क्लासिफिकेशन। तो देखते हैं इसमें क्या टर्म लिखी है। क्लासिफिकेशन, इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज, यानी कि जिससे हमारे लिए इजी हो जाए, ऐसी कैटेगरी में जो जिससे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को इजीली उसकी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, कन्वीनियंट कैटेगरीज। ठीक है, तो इट इज द प्रोसेस बाय विच एनीथिंग इज ग्रुप्ड इनटू कन्वीनियंट कैटेगरीज बेस्ड ऑन सम इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किसके बेस पर, इजीली ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। ठीक है, साइंटिफिक टर्म फॉर ईच कैटेगरी इज टैक्सॉन। साइंटिफिक टर्म क्या है कैटेगरी का, कैटेगरी नॉर्मली बोलते हो, साइंटिफिक टर्म में क्या बोलते हैं, टैक्सॉन। और टैक्सा क्या है, प्लूरल फॉर्म है, टैक्सॉन सिंगुलर फॉर्म है। देखो इस कंफ्यूजन को सबसे अच्छे से दूर कैसे किया है मैंने इसमें। ठीक है, यहाँ आई होप यहाँ सारे स्टूडेंट समझ जाएंगे कि देखो साइंटिफिकली हम क्लासिफिकेशन को क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। नॉर्मली हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन यानी कि हायरार्की ऑफ स्टेप्स, और साइंटिफिकली बोलते हैं हम टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब क्लासिफिकेशन के हर स्टेप को हम बोलते हैं कैटेगरी। नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, कैटेगरी, और साइंटिफिकली हम बोलते हैं टैक्सॉन, हर एक स्टेप को। ठीक है, अब जितनी भी कैटेगरीज हैं इन सबको मिला के हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन या हायरार्की ऑफ स्टेप्स बोलते हैं इनको, सारी कैटेगरीज को। और यहाँ पर बहुत कुछ मैनी कैटेगरीज को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, टेक्सा। जब ये सारे टेक्सा इकट्ठे आते हैं तो हम क्या बोलते हैं, टेक्सोनोमिक हायरार्की। आई होप यहाँ मैं क्लियर हो गई हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं क्लास। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टेक्सोनॉमी। तो टेक्सोनॉमी क्या है, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स, किसकी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। लिविंग ऑर्गेनिज्म, बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सा एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। उस प्रोसेस को जिसमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस्ड पर अलग अलग कैटेगरी में रखा गया हो, दैट इज टेक्सोनॉमी। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर। आगे चलते हैं। अब देखो टेक्सोनॉमी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि उसकी कैरेक्टराइजेशन वगैरह में क्या है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म को साइंटिफिक नेम देने के लिए ये सारे प्रोसेस, यानी कि एक सेकेंड ना, साइंटिफिक नेम देने के लिए ये सारे जो प्रोसेस दिखा रखे हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये सब इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे। कैरेक्टराइजेशन में मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करना, जैसे कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ सेल, डेवलपमेंट प्रोसेस, इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बेसिस ऑन मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडीज। ये मॉडर्न टेक्सोनोमिक स्टडी जो है वो इन चीजों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, अब कैरेक्टराइजेशन ये एक टर्म हो गई। अब कैरेक्टराइजेशन के बाद क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन होगा। हमने भाई हाँ इसके ये कैरेक्टर्स हैं और ये कहीं ना कहीं ये ऑर्गेनिज्म जो है इस किसी ऐसे ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है, कोई एक्स वाई जेड है, कोई भी ऑर्गेनिज्म उससे बिलोंग करता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन। फिर हम उसको क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन। अरे फिर अगर हमने ये आइडेंटिफाई कर दिया है कि ये कुछ एक्स वाई जेड ऑर्गेनिज्म की तरह है, ये ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर्स इसके, तो हम उसको क्या कर देंगे, क्लासीफाई कर देंगे, यानी कि टेक्सॉन में डाल देंगे। ठीक है, कि इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, अब फिर उसको हम क्या कर देंगे, हम उसका नेम रख देंगे, दैट इज नोमेनक्लेचर। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये प्रोसेस दैट इज बेसिक टू टैक्सोनॉमी, तो ये प्रोसेस है टैक्सोनॉमी का। टैक्सोनॉमी में जिसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम दिया जाता है, ठीक है, सो दैट इज टैक्सोनॉमी, उसको क्लासिफाई किया जाता है, दैट इज टैक्सोनॉमी। देखो आगे क्या लिखा है, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वर बेस्ड ऑन यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। देखो पहले भी क्लासिफिकेशन था, लेकिन जो पहला क्लासिफिकेशन था वो किसके ऊपर बेस्ड है, यूज ऑफ वेरियस ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, आई होप आई एम क्लियर हियर। आगे आगे हम चलते हैं सिस्टमैटिक्स। सिस्टमैटिक्स क्या है, एक लैटिन वर्ड है जिसमें सिस्टमा का मतलब है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, सिस्टमैटिक का मतलब है कि हम रिलेशनशिप की स्टडी करते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से कैसे रिलेट करता है। ठीक है, सिस्टमैटिक्स टेक इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स
बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, ये क्या होल्ड करता है कि एक ऑर्गेनिज्म जो है वो पुराने ऑर्गेनिज्म से कैसे इवॉल्व होके आया है। तो वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिजम्स के बीच में, ठीक है, कि आज का जो ऑर्गेनिज्म है पुराने ऑर्गेनिजम्स में क्या ऐसा इवॉल्व हुआ कि आज का ऑर्गेनिज्म ये है, ठीक है। तो सिस्टेमा नेचुराe ये टाइटल ऑफ पब्लिकेशन है जो कार्लस लिनियस ने बुक लिखी थी, सिस्टेमा नेचुराe सॉरी। आगे चलते हैं टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के नेक्स्ट टॉपिक है टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अब देखो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में क्या है, टेक्सोनोमिकल स्टडी ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिज्म हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज। अब देखो जो टैक्सोनॉमी की स्टडीज है जिसकी वजह से हमने जो जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स हमारी नॉलेज में है उन सबको हमने क्या करा है, क्लासीफाई करा है और हमने कुछ कॉमन कैटेगरीज बनाई है। जैसे कि सबसे पहली कैटेगरी क्या है क्लासिफिकेशन की या टैक्सोनॉमी की, सबसे पहली कैटेगरी क्या है, देखो मैंने बताया था नॉर्मल क्लासिफिकेशन बोलते हैं और साइंटिफिक टैक्सोनॉमी बोलते हैं, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी कैटेगरी की पहली कैटेगरी क्या है, टैक्सोनॉमी हायरार्की की पहली कैटेगरी है दैट इज स्पीशीज। और स्पीशीज क्या है, लोवेस्ट कैटेगरी है। स्पीशीज क्या है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज, यानी कि फंडामेंटल सिमिलैरिटीज है। जैसे डॉग और दूसरा डॉग, लेकिन है तो डॉग ही, ब्रीड अलग हो सकती है लेकिन है तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जैसे ह्यूमन अमेरिका का हो या ह्यूमन अफ्रीका का हो, लेकिन है तो सिमिलरिटीज, है तो ह्यूमन ही, समझ भी सकता है सोच भी सकता है, ठीक है, दूसरे एक, ठीक है। तो उनमें सिमिलरिटीज है, तो फंडामेंटल सिमिलरिटीज है, दैट इज स्पीशीज। आगे क्या है, वी कैन डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज फ्रॉम अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। हम एक स्पीशीज को दूसरी स्पीशीज से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। जैसे अब देखो इसमें एग्जांपल दिया है कैसे, कि मैंगीफेरा इंडिका है, मैंगो है, एक स्पीशीज क्या हो गई, मैंगो की हो गई। सोलेनम ट्यूब्रोसम यानी पोटैटो है, एक स्पीशीज पोटैटो की हो गई। पैंथरा लियो यानी लायन है, एक स्पीशीज लायन की हो गई। तो ये देखो ये तीनों है, मैंगो पोटैटो और लायन, ये अलग अलग है, अलग अलग स्पीशीज हैं, ठीक है। अब जो सोलेनम ट्यूब्रोसम है, सोलेनम क्या है, जीनस है, सोलेनम क्या है, जीनस है। अब इस जीनस की और भी स्पीशीज हो जाती हैं, जैसे कि सोलेनम नाइजरम और सोलेनम मिलोनजिनम। मिलोनजिनम जैसे कि बैंगन जो होता है मिलोनजिनम बोलते हैं, ठीक है। अब आलू बैंगन में डिफरेंस तो होती है, ठीक है। देखो क्लास इसमें एनसीईआरटी का हर एक एग्जाम्पल कवर है, तो इसको बिल्कुल जरूर सारे एग्जाम्पल याद करने हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का नीट एग्जाम में एग्जाम्पल बहुत जरूरी होते हैं, एक भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है, ठीक है। आगे चलते हैं, एक भी एग्जाम्पल को स्किप नहीं करना है क्लास, क्लियर। हाँ जी। आगे क्या है, नेक्स्ट आता है जीनस। नेक्स्ट आता है क्लास जीनस, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, दैट इज जीनस। जीनस क्या है, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। जैसे सोलेनम ट्यूब्रोसम पोटैटो हो गया, सोलेनम मिलेंजोना ब्रिंजल हो गया, अभी एक ही जीनस से बिलोंग करते हैं और वो जीनस क्या है, दैट इज सोलेनम, ठीक है। इसलिए हमने बोल दिया एग्रीगेट ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज कैसे हैं, क्योंकि दोनों का जीनस सेम है। ऐसे ही और एनिमल्स में क्या एग्जांपल दिया है, पैंथरा लियो लायन हो गया, पैंथरा पार्डस लियोपर्ड हो गया, पैंथरा टिग्रिस टाइगर हो गया। हम जीनस को ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, जैसे हमने पैंथरा को पी लिखा डॉट लगाया और पार्डस या लियो, लेकिन हम सेपरेटली अंडरलाइन करेंगे पूरा साइंटिफिक नेम, ठीक है। बिलोंग्स टू जीनस पैंथरा, सारे के सारे स्पीशीज अलग हैं लेकिन किससे बिलोंग करती है, पैंथरा जीनस से, इसलिए हमने कहा क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज, ठीक है। आगे चलते क्लास, नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है क्लास, फैमिली, ठीक है। फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जेनरा, ठीक है, विद लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कंपेयर्ड टू जीनस एंड स्पीशीज, यानी कि जीनस और स्पीशीज के कंपेयर में इसमें कम सिमिलैरिटीज होती है। अब जैसे जैसे हम हायर कैटेगरी की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे सिमिलैरिटीज कम होती चली जाएंगी, ठीक है। आगे देखिए इन प्लांट्स, अब प्लांट्स के जेनरा है, सोलेनम एक जेनरा है यानी जीनस है, पिट्यूनिया एक जीनस है, धितूरा एक जीनस है
और ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही एनिमल्स में जो पैंथरा एक जीनस है, फेलिस एक जीनस है, फेलिस में कैट आती है, ठीक है, और पैंथरा में लियो, टाइगर और लेपर्ड ये आते हैं। तो पैंथरा और फेलिस दोनों जीनस और ये बिलोंग करती है फैमिली फेलिडे से। डॉग बिलोंग करता है फैमिली कैनिडे से, याद रखिएगा, एनसीईआरटी के एग्जांपल से ये सब, ठीक है। आगे नेक्स्ट कैटेगरी क्या आती है, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज। अब देखो अगर हम प्लांट्स की बात करें, इन प्लांट्स, प्लांट्स में कॉन्वोल्वुलेसी फैमिली और सोलेनेसी फैमिली एक ऑर्डर से बिलोंग करती है, पॉलीमोनियल्स, और किसके ऊपर बेस्ड है, दैट इज बेस्ड ऑन फ्लोरल कैरेक्टर्स। एनिमल्स की अगर हम बात करें तो फैमिली फैलिडे जिसमें कैट आती है, फैमिली कैनिडे जिसमें डॉग आता है, और फैलिडे यानी कि कैट वाली फैमिली में ही क्या आती है, पैंथर, लियो आता है, टाइगर आता है, आपका लेपर्ड आता है, ठीक है। अब फैमिली कैनिडाई और फैलिडाई किससे बिलोंग करती है, ऑर्डर दैट इज कार्निवोरा, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है दैट इज क्लास। अब क्लास क्या है, वही सेम चीज, असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। देखो सीक्वेंस में आ रहा है ये, आगे बताऊंगी कैसे, ठीक है। असेंबलेज ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, अब जिसमें कि क्या है, ऑर्डर प्रीमेटा है और ऑर्डर कार्निवोरा है। प्रीमेटा में क्या आता है, मंकी, प्रीमेटा में आते हैं मंकी, गोरिल्ला, गिबन, और कार्निवोरा में आता है टाइगर, कैट, डॉग, ठीक है। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि फैलिडे और कैनिडी एक ही ऑर्डर में आते हैं, किसमें, कार्निवोरा में। तो डॉग और कैट एक ही ऑर्डर में आते हैं, लेकिन फैमिली में अलग अलग फैमिली होती है दोनों की, लेकिन ऑर्डर एक ही होता है, कार्निवोरा। अभी एक ऑर्डर प्रीमेटा और एक ऑर्डर कार्निवोरा, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं, क्लास मैमेलिया, ठीक है, मैमेलिया क्लास से बिलोंग करते हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फाइलम। फाइलम क्या है, असेंबलेज ऑफ क्लासेस विद फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स। अब यहाँ पर और कम सिमिलरिटीज बचती हैं, डिफरेंसेस ज्यादा होते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या क्लासेस कंसिस्ट, एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलोंग विद मैमल्स, मैमल्स भी, ठीक है। अब बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक, अब ये किसके ऊपर बेस्ड है, फाइलम बेस्ड ऑन कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम, ठीक है। किस कौन से फाइलम में, इन फाइलम कॉर्डेटा, यानी कि अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो कौन सा फाइलम है, कॉर्डेटा। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या है, नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है। आई होप नॉन कॉर्डेट्स के बहुत सारे पार्ट्स है, राइट। आगे नेक्स्ट कैटेगरी आती है क्लास, दैट इज किंगडम। अब किंगडम दो टाइप्स का होता है, एनिमल किंगडम जिसको हम किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं, प्लांट किंगडम जिसमें हम किंगडम प्लांटेई बोलते हैं। अब एनिमल किंगडम में सारे एनिमल्स आते हैं, हम, ठीक है, मैं, तुम, बंदर, गोरिल्ला, ठीक है, चूहा, मच्छर, बिल्ली, कुत्ते, सब किस में आते हैं, एनिमल किंगडम में आते हैं, ठीक है। और किंगडम प्लांटे में सारे प्लांट्स आते हैं, चाहे वो तुलसी का पौधा हो, चाहे वो बरगद का पौधा हो, ठीक है। और ये किंगडम की अगर डेफिनेशन बोलेंगे तो ग्रुप ऑफ वेरियस फाइलम, लाइक लाइक, हाँ ठीक है, ग्रुप ऑफ वेरियस फाइलम, राइट। अब देखिए ये क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है क्लास, ओके, किसकी, टैक्सोनॉमिक हायरार्की की। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एनसीईआरटी का डायग्राम दिया हुआ है ये, टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब देखो हमने कहाँ से पढ़ा था, स्पीशीज से, लोवेस्ट कैटेगरी है, स्पीशीज के ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटीज, ये इसकी डेफिनेशन है। फिर हमने पढ़ा था जीनस, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज। फिर हमने पढ़ा था फैमिली, फैमिली के ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड जीनस। फिर हमने पढ़ा था ऑर्डर, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फैमिली, ठीक है। क्लास क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लास, एंड फाइलम क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड क्लासेस, ठीक है, ठीक है। और किंगडम क्या है, ग्रुप ऑफ वेरियस फाइलम, ठीक है। समझ आ गया, बहुत ज्यादा इजी डेफिनेशंस थी ये, ठीक है। किंगडम क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी है। अब जैसे जैसे हम स्पीशीज से किंगडम की तरफ बढ़ेंगे तो सिमिलैरिटीज क्या होंगी, घटेंगी, ठीक है। एज वी गो हायर फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स डिक्रीज, और जैसे हम किंगडम से स्पीशीज की तरफ आएंगे सिमिलैरिटीज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी, ठीक है। लोअर टेक्सा मोर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड, और हायर टेक्सा लेस कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको समझ आई होगी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखो ये एनसीईआरटी की टेबल दी है, ठीक है क्लास। एनसीईआरटी की टेबल में इसलिए मैंने यहाँ पर बनाई है कि आपको इकट्ठे नोट सारे अवेलेबल हो जाएं, आपको एनसीईआरटी की बुक ही उठाने की जरूरत ना पड़े, राइट। रीडिंग करी और एट द एंड मोमेंट पे ये पढ़ लिया, ठीक है।
इसको अच्छे से याद करेंगे, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है टेबल। देखो इसमें पूरा टेक्सोनोमिक हायरार्की दिखाई है, इसमें मैंने ये एक्स्ट्रा इंक्लूड किया है किंगडम, ठीक है। देखो क्लास, मैन कॉमन नेम है, बायोलॉजिकल नेम होमोसैपियंस, जीनस होमो, फैमिली होमोनिडेई, ऑर्डर क्या है प्रीमेटा, क्लास क्या है मैमेलिया, फाइलम क्या है कॉर्डेटा, किंगडम क्या है एनिमेलिया। हाउस फ्लाई म्यूसा डोमेस्टिका, म्यूसा जीनस है, म्यूसिडेई फैमिली है, डिप्थीरा क्या है ऑर्डर है, इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा क्या है फाइलम है, ठीक है, और किंगडम क्या है एनिमेलिया। वहीं अगर हम मैंगो की बात करें, मैंगो क्या है, इसका साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका, ठीक है। जीनस क्या है मैग्नीफेरा, फिर जीनस के बाद क्या आते हैं क्लास, एक सेकंड क्लास, जीनस के बाद, जीनस के बाद क्या होता है फैमिली, फैमिली क्या है, फैमिली क्या है एनिकार्डियसी, ठीक है। और फैमिली के बाद क्या आता है ऑर्डर, ऑर्डर क्या है सेपनिडेल्स, सेपेंडेल्स, ठीक है। और फिर क्या आती है क्लास डाइकोटिलिडेंस, ठीक है। एंड देन क्या आते हैं फाइलम एंजियोस्पर्मी एंड किंगडम प्लांटेई। वीट, वीट का साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम एस्टिवम, जीनस ट्रिटिकम, फैमिली पोएसी एंड ऑर्डर पोएल्स, एंड आपकी क्या आती है क्लास आती है मोनोकोटिलिडाई, मोनोकोटिलिडे, जैसे मोनोकोटिलिडन होते हैं ना और डाइकोटिलिडन्स होते हैं, ऐसे ही मोनोकोटिलिडन है, ये क्या है फैमिली वो सॉरी क्लास है। एंड देन क्या आता है फाइलम एंजियोस्पर्मी एंड देन किंगडम प्लांटेई। ओके, तो ये था कंप्लीट चैप्टर। ओके क्लास, सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये नोट्स बहुत हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।